विद्या की देवी माँ पाणी और इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी माँ कामना देवी को प्रणाम करते हुए अध्यक्ष के आसन पर विराजमान राष्ट्रीय अध्येता प्रोफेसर सिन्हा सर, इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्षागण, टैगोर अध्येतागण, अध्येतागण, सह-अध्येतागण, संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण और यहाँ पर सशरीर नहीं उपस्थित लेकिन जिनकी उपस्थिति से हम लोग सदा स्पंदित रहते हैं, ऐसी इस संस्थान की माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, यहाँ के उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ के नव आगंतुक निदेशक महोदय और सचिव महोदय। जो विषय हम लोगों के लिए आज प्रस्तुत किया गया है वो राजभाषा दिवस के संदर्भ में अपनी बात को कहने का, और इसलिए मैं सीधे विषय पर पहुंचने की चेष्टा करूंगा। अब तक बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए वे बातें दोबारा से पुनरोक्ति में ना आए, इसका भी मैं ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। तीन दृष्टियों से मैं अपनी बात को आपके समक्ष यथासंभव संक्षेपतः प्रेषित करने का प्रयास करूंगा। एक तो ये जो राजभाषा का प्रकरण है, इसका संवैधानिक संदर्भ क्या है, दूसरा इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, और तीसरा इसका सांस्कृतिक संदर्भ क्या है। जहां तक इसके संवैधानिक संदर्भ का प्रश्न है, आप लोगों ने कहा है कि जिस समय ये देश आजाद हो रहा था और इस देश के संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय दो प्रश्न हमारे सामने थे। एक तो ये कि इस देश को कैसे एकीकृत किया जाए, उसकी राजनीतिक एकता का प्रश्न, जिसका जिम्मा सरदार पटेल ने लिया और उसको बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्होंने संपादित किया। कभी अन्य अवसर पर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा, इस देश के राजकाज के संपर्क की भाषा क्या हो, इस बारे में भी विचार किया गया, क्योंकि भाषा का भी राष्ट्र की या देश की एकता के साथ बहुत आवश्यक संबंध होता है। जैसा विचारकों ने कहा कि 14 सितंबर 1949 को ये घोषित किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, और संविधान के यदि आप अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा के संबंध में विभिन्न प्राविधान संविधान में वर्णित किए गए हैं। 14 सितंबर जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती होती है, वो हमारे लिए हिंदी दिवस के रूप में मान्य होगी, और इसके साथ साथ जो हिंदी भाषा होगी उसकी स्क्रिप्ट देवनागरी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी, और जिन अंकों का प्रयोग होगा वो अंक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूमेरल्स हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय अंकों की मान्यता होगी, जिससे हम लोग अंग्रेजी में 1 2 3 लिखते हैं, उसकी मान्यता होगी। अब शायद आजकल के बच्चों को न मालूम हो कि हिंदी में भी अंकों को लिखने का एक अपना चलन है, और बड़े सुंदर और बहुत ही आकर्षक हिंदी के अंक हैं। लेकिन अब शायद आज के बच्चों को कह दिया जाए कि आप 5 लिखिए या 9 लिखिए, तो वो हिंदी के न्यूमरल्स का प्रयोग लगभग बिल्कुल नहीं जानते। खैर, उसके बाद जो धारा 343(1) है भारत के संविधान की राजभाषा के संदर्भ में, उसने ये भी कहा कि चूंकि देश आजाद हुआ है और देश के आजाद होने के पहले की राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी, इसलिए अगले 15 वर्ष तक यानी 1965 तक देश की कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक भाषा अंग्रेजी ही रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह हिंदी के प्रयोग को अधिकृत कर सकते हैं या उसका अवसर दे सकते हैं। संसद के बारे में कहा गया कि संसद हिंदी और अंग्रेजी में अपना कार्य करेगी, लेकिन यदि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति चाहें तो किसी सदस्य को जिसको हिंदी अंग्रेजी में बात करने में असहजता महसूस हो, उसे अपनी विशेष भाषा में, अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात को कहने की अनुमति दे सकते हैं। इसके बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम सामने आता है, और राजभाषा से संबंधित विभिन्न नियम 1976 में आते हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार के निर्देश प्रतिपादित होते हैं कि किन प्रयोजनों के लिए हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, किन के लिए हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, और किन के लिए हम दोनों का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 351 में इस बात को कहा गया कि हिंदी को हम अन्य भाषाओं के साथ आत्मसात करते हुए उसको समृद्ध करेंगे, और विशेष रूप से संस्कृत के शब्दों को हम हिंदी भाषा में सम्मिलित करने की चेष्टा करेंगे, जिससे हिंदी न केवल संस्कृत निष्ठ हो बल्कि हिंदी समृद्ध भी हो। ये संविधान की मान्यता है। तो संस्कृत निष्ठ शब्दों का भारत की भाषा में या हिंदी में आना,
ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो संविधानविद थे उनकी भी इच्छा थी कि जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा अधिक समर्थ हो और प्राणवान हो। 1963 में जो राजभाषा अधिनियम बना उसमें केंद्र सरकार राज्यों से पत्राचार में अंग्रेजी को तभी हटाए, ये अनुशंसा की गई जब हिंदी भाषी राज्य और संसद इस प्रकार का एक संकल्प पारित करें। सामान्यतः अंग्रेजी में उनके साथ संवाद हो, लेकिन यदि उस राज्य की विधानमंडल और संसद इस बात के संकल्प पारित कर लें तो अंग्रेजी के स्थान पर दूसरी भाषाओं में भी उनसे संवाद किया जा सकता है। 1976 में जो राजभाषा नियम बने उसमें 1987 में और 2007 में फिर 2011 में विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए जिससे कि राजभाषा को बल प्रदान किया जा सके। 1968 में एक राजभाषा संकल्प पारित होता है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, और इसके लिए ये पारित किया गया कि हिंदी का उत्तरोत्तर विकास हो सके। और उत्तरोत्तर विकास इसलिए हो क्योंकि देश की जो सामासिक संस्कृति है, जो मिली जुली संस्कृति है, उसके लिए आवश्यक है कि हिंदी अपने आप में न केवल विकसित हो बल्कि विस्तृत भी हो। और ये भी कहा गया कि इसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे उन प्रयासों को संसद के पटल पर विचार के लिए रखा भी जाएगा। 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को भी रखा गया। जो 22 भाषाएं रखी गई हैं उन सभी के विकास का संकल्प भी राजभाषा संकल्प में व्यक्त किया गया। त्रिभाषा फार्मूला भी लागू किया गया और दोनों प्रकार के राज्यों के लिए, जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए कहा गया कि वो हिंदी, अंग्रेजी और अंग्रेजी के साथ साथ एक तीसरी भाषा भी होगी, प्राथमिकता के तौर पर वे दक्षिण भारतीय भाषाओं को अगर अपने यहाँ रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो अहिंदी भाषी राज्य हैं दक्षिण भारत के, उनके लिए कहा गया कि उनकी प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी और हिंदी उनके यहाँ चले तो शायद भाषा के इस प्रश्न को सुलझाने में ज्यादा सुविधा होगी। लोक सेवाओं के बारे में भी ये कहा गया कि जहां पर हिंदी या अंग्रेजी का उच्च स्तरीय ज्ञान बहुत आवश्यक न हो तो फिर इनको वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जा सकता है। और आगे ये भी कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग इस बात पर आगे चल करके विचार करेगा कि जो 22 भाषाएं हैं इन 22 भाषाओं में भी क्या विद्यार्थियों को अपने प्रश्न पत्र हल करने की सुविधा दी जा सकती है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे हिंदी को राजभाषा का न केवल दर्जा दिया गया बल्कि उसके विस्तार और उसको देश की राष्ट्रीय एकता के यज्ञ में एक मुख्य सूत्र बनने की तरफ काम करने की कोशिश की गई। एक केंद्रीय हिंदी समिति बनी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उनके अंदर ये विचार किया गया कि जो केंद्र सरकार के जो 27 विभाग हैं उन 27 विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां बनाई जाएं। और एक संसदीय राजभाषा समिति भी बनी जिसका ये काम था कि जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय हैं उनके बीच में हिंदी में कामकाज हो और उस कामकाज का एक समन्वय या एक उसका सामंजस्य किया जाए। इसी तरीके से एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी बनी और उसका कार्य यह था कि जो बड़े नगर हैं जहां पर केंद्र सरकार के 10 से ज्यादा अधिक विभाग हैं उनमें हिंदी को लेकर के किस प्रकार के काम हो रहे हैं इसके क्रियान्वयन के संबंध में सामंजस्य इत्यादि किया जाए। ये संवैधानिक पक्ष है राजभाषा का और जो अद्यतन स्थिति है वो लगभग इसी प्रकार की बनी हुई है। दूसरा इसका ऐतिहासिक पक्ष है जिसकी तरफ अध्येताओं ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया कि न केवल भक्तिकाल से बल्कि अब तक स्वाधीनता आंदोलन के समय तक या उसके बाद भी हिंदी का विकास हम लोग देखने में आते हैं। संत परंपरा में आप चाहे उत्तर भारत की संत परंपरा हो, दक्षिण की संत परंपरा हो, पूर्वी भारत की संत परंपरा हो, असम और बंगाल के क्षेत्र हो या फिर गुजरात की संत परंपरा हो, हिंदी अपने आप में आप देखेंगे एक संपर्क भाषा के रूप में हमेशा से इस्तेमाल होती रही हो, चाहे बल्लभ रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य हो, चाहे वो शंकर देव हो बंगाल में, चाहे वो ज्ञानेश्वर हो, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो या चाहे नरसिंह मेहता इत्यादि हो। उसके बाद आप वीर गाथा काल को देखें या स्वाधीनता संग्राम को देखें, उसमें भी आपको हिंदी बहुत सशक्तता के साथ प्रतिध्वनित होती हुई दिखाई देती है। 18वीं सदी में आप देखिए राजस्थान में ब्रज भाषा का किस प्रकार से प्रभाव है, उस ब्रज भाषा से आगे चल करके हिंदी किस प्रकार से उद्भाषित होती है। 1826 में जो पहला हिंदी का अखबार निकलता है उदंड मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ते से, उसकी अपनी एक विशेष महत्ता या स्थान है हिंदी के विकास में। 1829 में राम मोहन राय बंगदूत नाम का एक पत्र निकालते हैं जो हिंदी के साथ साथ बांग्ला, फारसी, अंग्रेजी चारों भाषाओं में वो निकालते हैं। ये बड़ी बात है। 1829 लगभग 200 साल पहले एक व्यक्ति एक पत्र निकालता है जो बांग्ला भाषी मुख्य रूप से है, वो बांग्ला के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और फारसी में भी उस पत्र को निकालता है। 1935 में बिहार के लोगों ने एक आंदोलन किया कि कचहरियों में और स्कूलों में हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। ये जो बिहार के लोगों के चित्त में बसी हुई आंदोलन धर्मिता है ये आपको हिंदी के क्षेत्र में भी दिखाई देगी। इसी तरीके से आप दयानंद जी को देखिए, जब वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं तो एक प्रकार से संस्कृत से हिंदी की तरफ वो शिफ्ट होते हैं अपने इस आंदोलन के लिए।
इसके साथ साथ भारतेंदु का योगदान हमारे हिंदी के भाइयों ने उद्धृत किया। नागरी प्रचारिणी सभा 1893 में मालवीय जी ने जिस प्रकार के हिंदी के लिए प्रयास किए, सरस्वती पत्रिका की उसमें जो भूमिका है 1900 में, तिलक ने जिस प्रकार के प्रयास किए, 1917 में गांधी जी ने भरूच गुजरात में एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि हिंदी इसलिए आवश्यक है क्योंकि हिंदी सर्वत्र है, हिंदी सरल है और हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक या धार्मिक जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में संवाद की भाषा हिंदी है। और वो गांधी जी का जो भरूच का भाषण है वो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण के राज्यों में किस प्रकार से हिंदी का उत्थान हो इसके लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके साथ साथ संविधान और सरकारी प्रयास चलते रहे हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की अभी चर्चा की गई, उसकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि उन लोगों ने जिन किताबों का जिस प्रकार से अनुवाद किया है, ऐसा लगता है कि उन अनुवादों की अपेक्षा अगर यदि उसका अंग्रेजी अनुवाद ही पढ़ लिया जाए तो ज्यादा आसान है। 1986 में कोठारी आयोग बना और उसने भी इस बात की अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी हिंदी माध्यम में पढ़ाई हो। उसके पहले विश्वविद्यालय आप जानते थे कि अंग्रेजी माध्यम से भी पठन पाठन के केंद्र हुआ करते थे। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार 1986 में शुरू किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना 1996 में हुई और वर्धा ने इस प्रकार के बहुत सारे काम किए हैं जो हिंदी के उत्थान के लिए जाने जाएंगे। राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान में मौलिक लेखन पुरस्कार शुरू किया गया और उसके बाद ये कंप्यूटराइजेशन का, सॉफ्टवेयर का और ट्रांसलेशन का युग आया और इसने बड़े क्रांतिकारी रास्ते हिंदी के विकास के लिए खोले हैं। उसके विस्तार में जाने का यहाँ अवसर नहीं है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, इस पर भी मातृभाषा में अलग अलग विषयों की शिक्षा देने का प्राविधान है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अभियांत्रिकी और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी हम ऐसे ग्रंथों का निर्माण करें जो स्थानीय भाषाओं में हो और अलग अलग राज्यों के विद्यार्थियों को इन विषयों का ज्ञान भी उनकी मातृभाषा में दिया जा सके। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 से आरंभ हुआ नागपुर से और आजकल प्रयोजन मूलक हिंदी कि जो हमारे दैनंदिन कार्य व्यापार की भाषा हो वो भी हिंदी बने, इस पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। तो ये उसका ऐतिहासिक संदर्भ है और इसी तरीके से इसका जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसके बारे में भी 5-7 मिनट में अपनी बात कहने की चेष्टा करूंगा। जैसा पूर्व के अध्येताओं ने कहा कि इस भाषा अपने आप में वो केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि वो पूरी की पूरी संस्कृति की वाहक होती है। या आप ये कह सकते हैं कि जो पूरे हमारे जीवन के जीवन मूल्य होते हैं उनका वो एक कंप्लीट पैकेज होती है। भाषा केवल कोई संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि अपने साथ पूरा का पूरा विश्व दर्शन लाती है, पूरी की पूरी वो विचार दृष्टि लाती है जिस परंपरा से उसका आगमन होता है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के बीच में भी एक आप देखेंगे नाभिनाल संबंध है। हमारी अपनी भाषाओं के जो शब्द हैं उनके अर्थ हैं और अर्थ के साथ साथ भाव हैं। बहुत सारे शब्दों के अर्थ तो आप दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों के भाव आप दूसरों को बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और उसमें बहुत सारे शब्द हैं जिनकी चर्चा हम लोग प्रकारांतर से यहाँ करते रहे हैं। पाप है, पुण्य है, सिंदूर है, गाय है, गंगा है, तुलसी है, गौरैया है, लोक है, प्रजा है, जन है, प्रताप है, ऐश्वर्य है, चिति है, विराट है, राष्ट्र है, धर्म है, दान है, गुरु है, सेवा है, अभ्युदय है, निश्रेयस है, संन्यास है, ब्रह्मचर्य है और आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध है और तर्पण है। आप इनका दूसरी भाषा को जानने वाले या अपने सांस्कृतिक कलेवर से अपरिचित लोगों से आप इन चीजों का भाव कैसे आप ट्रांसफर करेंगे? तो इसलिए भी भाषा, अर्थ और उसके उसके अर्थ के अंदर जो एक बड़ा भावगर्भित संसार होता है, उन तीनों के बीच के अंतर संबंध को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक सांस्कृतिक परिवेश की जो भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनके बीच में एक निरंतर विद्यमान होता है। जैसा कि अभी मैडम ने संकेत किया, सुहासिनी जी के जो प्रस्तुतिकरण थे उसके बाद मैंने एक छोटी सी टिप्पणी की थी। सुहासिनी जी पता नहीं कैसे उस टिप्पणी को आयरलैंड में जो भारत के राजदूत हैं अखिलेश मिश्र जी, हो सकता है शायद आपके जानने वाले हों, वो सुन रहे थे और कल उन्होंने उस टिप्पणी को सुन करके मुझे एक कमेंट भेजा है व्हाट्सएप पर। उन्होंने कहा कि बहुत ही गणितीय और सूत्रात्मक शैली में आपने अपनी बात कही है, मैं भारतवर्ष आऊंगा तो आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर चूंकि और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो उस सभा में नहीं थे, इसलिए इस बात को बताना आवश्यक है। ये जो भारत में भाषाओं का भेद है, ये वस्तुतः भाषाओं की वजह से नहीं है बल्कि हमारी सभ्यता में ये जो यांत्रिकी है, ये जो मैकेनाइजेशन का प्रवेश हुआ, जिसकी वजह से हमारे परिवहन के साधन बहुत तेज और द्रुतगामी हो गए और बहुत तेज हम चलने लगे, ये भाषाओं की हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग का बड़ा कारण है। किशोरीदास वाजपेयी का बड़ा नाम है, उनको एक प्रकार से हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। किशोरीदास वाजपेयी प्रयाग से ये बात कहते हैं कि यदि आप प्रयाग से दक्षिण की तरफ आप चलें, आप मध्य प्रदेश को पार करें, उसके बाद आप गुजरात और महाराष्ट्र होते हुए आप कर्नाटक में या तमिलनाडु में या आप आंध्र प्रदेश में होते हुए आप केरल तक पहुंच जाएं,
तो कैसे आपकी अपनी उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी वो कैसे बुंदेली में परिवर्तित होती है, कब वो गुजराती, कब वो मराठी बन जाती है, कब वो कन्नड़ बन जाती है, कब वो तमिल बन जाती है, कब वो तेलुगु बन जाती है, और त्रिवेंद्रम पहुंचते पहुंचते वो कैसे मलयालम बन जाती है, आपको इसका बोध ही नहीं होगा। शर्त यह है कि आप पैदल जाएं, धीरे धीरे जाएं, जैसे कि हमारे साधु संत और महात्मा पहले जाया करते थे। भाषाओं का इतना धीरे धीरे संक्रमण होता है, और वहां जाकर के आप मलयालम भी उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप इलाहाबाद में बैठ करके हिंदी समझते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने कोस्टल एरियाज को कवर करें, अगर आप उड़ीसा जाएं, उड़ीसा के बाद अगर आप बंगाल जाएं, असम जाएं, तो वहां की भी भाषाओं को आप उसी तरीके से समझते चले जाएंगे, क्योंकि उसमें जो रूपांतरण है बहुत ही धीमा है और आपकी अपनी भाषाई प्रकृति के अनुरूप है। इसी तरह से यदि आप उत्तर की तरफ जाएं और आप उत्तर प्रदेश से आप दिल्ली या राजस्थान या आप पंजाब या हरियाणा होते हुए आप कश्मीर, और कश्मीर से यहाँ आप काबुल कंधार तक चले जाएं, तो कैसे आपकी भाषा जो है वो खड़ी बोली में परिवर्तित हो जाती है। खड़ी बोली के बाद वो कैसे वो हरियाणवी या पंजाबी या राजस्थानी, या वो कैसे आपकी डोंगरी में या कैसे आपकी पश्तो में परिवर्तित हो जाती है, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि दोनों स्थानों पर, यानी आप इलाहाबाद से सीधे हवाई जहाज से उड़ करके यदि आप त्रिवेंद्रम चले गए, या हवाई जहाज से उड़ करके यदि आप सीधे काबुल उतर गए, तो न तो आपको मलयालम समझ में आएगी, ना आपको पश्तो समझ में आएगी। तो ये जो एक नए प्रकार की समस्या है वो आधुनिकता की देन है, वो हमारी अपनी भाषाओं की अपनी समस्या नहीं है। लेकिन अब जिस परिवेश में हम, उस परिवेश में हमको इस समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा, और इसलिए भी हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इससे ये जाहिर होता है कि एक ही प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाली भाषाएं वस्तुतः विभिन्नता को नहीं, बल्कि एकता से उद्भूत विभिन्नता को व्यक्त करती हैं। और जब एकता से उद्भूत विभिन्नता होती है, तो उस विभिन्नता के बीच में उस एकता के सूत्र को तलाश करना बहुत आसान हो जाता है। इसी हमारी भाषाओं की विशेषता है। तीसरा, अब ये जो यूरोप आया और यूरोप ने जिस प्रकार का भेद पैदा किया उसको भी संक्षेप में समझना आवश्यक है। यूरोप ने अंग्रेजी माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो उपनिवेशी शक्तियां आई, इन्होंने भाषाओं के माध्यम से हमारी पूरी ज्ञानात्मक परंपरा में एक विच्छेद पैदा किया, एक ज्ञानात्मक विच्छिन्नता पैदा की। और यूरोप ने पहले अंग्रेजी के माध्यम से दो वर्ग पैदा किए, एक वो लोग जो अंग्रेजी समझ सकते हैं, एक वो जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते। और अंग्रेजी समझने के क्या लाभ हैं और अंग्रेजी समझने के क्या नुकसान हैं, इससे आज तक हम लोग ग्रसित हैं। उसके बाद दूसरा जो चरण आता है वो आप देखिए कि ये जो अंग्रेजी का जो भेद पैदा किया गया, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से एक दूसरी प्रक्रिया चलती है। अब अंग्रेजी के माध्यम से दुनिया की सारी सभ्यताओं और संस्कृतियों में लेवलिंग करने की कोशिश हो रही है कि सभी लोग चाहे टूटी फूटी ही सही इसी अंग्रेजी को समझें और पूरी इस अंग्रेजी सभ्यता के जो जो निकष हैं उन निकषों को स्वीकार करने की स्थिति में आए। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जिसे आप एक औपनिवेशिक वर्चस्व कहते हैं या औपनिवेशिक आधिपत्य कहते हैं, वो औपनिवेशिक, उसके लिए औपनिवेशिक एकरूपता बहुत आवश्यक है। और वो एकरूपता जो है भाषा के माध्यम से आएगी, और इसका सीधा प्रभाव पड़ा हमारी वेशभूषा, हमारा आचार व्यवहार, हमारे तीज त्योहार, हमारे खान पान, ये सब आप देखिए एक रूपीय होते चले जा रहे हैं। और इसका होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ये जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, जो नव उपनिवेशवादी शक्तियां हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के समय के जो मार्केट फोर्सेस हैं, उनका विस्तार नहीं हो सकता। और इसलिए ये दो तरफा अंग्रेजी का काम है कि एक तरफ उसने हमको डिवाइड किया और एक तरफ वो गांव गांव जो कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए, अब हमारे गांव के बच्चे भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम के प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं। एक तरफ हम लोग हिंदी की वकालत कर रहे हैं और अभी भी हमारे राजनेताओं के ऊपर या आम जनता के ऊपर यह असर विद्यमान है कि जब तक हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तब तक ये जो वैश्विक दौड़ है उसमें हमारी कोई अहमियत, कोई हमारी अस्मिता नहीं है। तो ये इस अंग्रेजी ने एक न केवल ज्ञानात्मक विच्छिन्नता पैदा की, बल्कि इसने एक बहुत गहरा आत्महीनता या आत्मगौरवहीनता की स्थिति हमारे लिए पैदा की। एक बहुत बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एक बहुत बड़ी हीन भावना भी हमारे लिए पैदा की। ये एक बड़ी चुनौती है। अंग्रेजों के समय में भी ये माना जाता था कि जो भारतवर्ष की भाषाएं हैं उनको वर्नाकुलर कहते थे, और कहते थे कि मुख्य ज्ञान की सृष्टि तो अंग्रेजी में होगी। आप लोगों को केवल अंग्रेजी में उस प्राप्त ज्ञान को अपनी स्थानीय भाषाओं के माध्यम से जन जीवन में संप्रेषित करना है, लेकिन ज्ञान की भाषा अंग्रेजी होगी। अब आजकल हिंदी के आगमन के बाद से हम लोग जो है अनुवाद से बहुत सारी चीजों को प्राप्त करने और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि भारतवर्ष की परंपरा वस्तुतः अनुवाद की परंपरा नहीं है। भारतवर्ष की परंपरा वस्तुतः भाष्य की परंपरा है, वो कारिका की परंपरा है, वो टीका और टिप्पणी की परंपरा है। वो अनुवाद की परंपरा सामान्यतः नहीं है। और अनुवाद अगर करना हमारे लिए आवश्यक है तो जब तक हमारी भाषा वैश्विक भाषाओं के बराबर के स्तर पर नहीं पहुंचती है तब तक अनुवाद का लाभ भी हमको ठीक से नहीं मिलेगा। हिंदी वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन से प्रश्न जो है दुनिया की दूसरी भाषाओं की दृष्टि में हैं,
और जब तक हिंदी भी उन प्रश्नों को अपनी दृष्टि में नहीं लाती और उनके समाधान नहीं खोजती, तब तक हिंदी के लिए कौन से प्रश्न जो है चिंता के केंद्र में है, दुनिया की भाषाएं भी उसकी परवाह नहीं करने वाली हैं। इसलिए अनुवाद से भी आगे बढ़ करके जो हमारी अपनी ज्ञान राशि है, अपनी ज्ञान राशि को हमको अपनी भाषा में बनाने की और उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक अपनी भाषा में हम अपनी ज्ञान राशि को उत्पादित नहीं करते, तब तक हमारी भाषा कभी किसी भी वैश्विक भाषा के साथ खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अपनी भाषा में अपनी ज्ञान राशि को हम लोग जो उत्पन्न करने की कोशिश करें। हिंदी और अंग्रेजी का जो प्रश्न है, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि विशुद्ध यह राजनीतिक मामला है। आप जरा कितनी कल्पना कीजिए, कितनी हास्यास्पद बात है कि जहां हिंदी की बात होती है तो तमिल भाषी लोग, तेलुगु भाषी लोग या कन्नड़ भाषी लोग या मलयालम भाषी लोग, उनकी भाषा की अस्मिता और उनकी भाषा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी आने से उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठा कि भाई हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। वस्तुतः हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी भाषाएं जो है अपने आप में राष्ट्रभाषा हैं। उनका साहित्य इतना समृद्ध है, बांग्ला का साहित्य है, उड़िया का साहित्य है, मलयालम, तमिल, कन्नड़ का साहित्य है, कि सभी अपने आप में राष्ट्रभाषा बनने की स्थिति में है या राष्ट्रभाषा है वो। ये अंग्रेजी के वर्चस्व ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए स्ट्रेटेजिक रूप से, रणनीतिक रूप से, यदि देश की सारी भाषाओं को अपनी उस राष्ट्रभाषा की गरिमा को पुनः प्राप्त करना है, तो हिंदी के नेतृत्व में उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और अंग्रेजी के वर्चस्व से मोर्चा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये अंग्रेजी का वर्चस्व हमारे दिलो दिमाग पर हावी रहेगा, तब तक किसी भी भाषा की राष्ट्रभाषा बनने की जो सामर्थ्य है या अपनी भाषा में अपनी ज्ञान राशि को निर्मित करने की संभावना है, वो कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसलिए हिंदी को रणनीतिक रूप से आगे करके हमको अपनी भाषाओं के अस्तित्व और औचित्य को स्थापित करने की कोशिश करनी और अंग्रेजी से मोर्चा लेना है। लेकिन जब तक हम इस राजनीतिक पछड़े में पड़े रहेंगे कि जैसे हिंदी की बात आएगी वैसे हमको अपने अस्तित्व का संकट दिखाई देने लगेगा, तो अंग्रेजी का वर्चस्व कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को भी संवेदनशीलता के साथ समझना चाहिए। ये अशुद्ध हिंदी और शुद्ध हिंदी बोलने का प्रश्न है। ये अशुद्ध हिंदी, अगर आप ये व्हाट्सएप की लैंग्वेज देखें तो आपको पता चल जाता है। हमारे बहुत सारे मित्र, केवल मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ, प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि मेरे साथ वो देवनागरी में इसलिए संवाद नहीं करते क्योंकि उनको भय होता है कि वो शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकते। इसलिए वो रोमन में हिंदी लिख करके संवाद करते हैं। तो न तो उनकी अंग्रेजी किसी काम की है, न उनकी हिंदी किसी काम की है। ऐसा नहीं कि ये लोग हिंदी में हम लोग बात नहीं करते तो हमारे बच्चों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। हमारे बच्चों की अंग्रेजी भी बहुत ही खराब किस्म की, बहुत ही फूहड़ किस्म की है। उनका एक्सेंट जरूर दूसरे तरीके का है। आउटसोर्सिंग के लिए एक्सेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो एक्सेंट उनका रिफाइन करने की कोशिश की जाती है कि वो ब्रिटिश अंग्रेजी बोले, अमेरिकन अंग्रेजी बोले। क्योंकि मूलतः जो उनके अपने भाषाई संस्कार हैं, वो भाषाई संस्कार ही बिगड़े हुए हैं, या कभी उनको स्कूल या परिवार से उनको सम्यक भाषाई संस्कार दिए ही नहीं गए। इसलिए हिंदी नहीं, उनकी अंग्रेजी भी बहुत ही मतलब निम्न स्तरीय है। और इसका कारण यह है कि भाषा को लेकर के जो हमारे अंदर एक गरिमा, एक स्वाभिमान होना चाहिए, वो गरिमा और स्वाभिमान हमारे चित्त में है ही नहीं। भाषा का प्रश्न हमारे आचरण और शील के प्रश्न से जुड़ा है। और इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि यदि हम गलत शब्दों का या गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वस्तुतः वो हमारी आत्मा की दुरावस्था का प्रतीक है। ये बड़ा 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 गहरा प्रश्न होता है, केवल संवाद का प्रश्न नहीं होता। ये हमारी सिकनेस ऑफ द सोल जिसको कहते हैं, वो सिकनेस ऑफ द सोल से संबंधित सवाल है। मिसयूज ऑफ द वर्ड्स इज द सिंबल ऑफ द सिकनेस ऑफ द सोल। ये आत्मा की दुरावस्था का प्रश्न है। इस बात को हम लोग भूल रहे हैं। रोजगार का प्रश्न आया कि भाई रोजगार का प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, जब कोई भी भाषा या कोई भी चीज होगी, उसका केवल रोजगार के साथ ही नहीं, हमारे अपने गायन, वादन, नृत्य, हमारे अपने बोली बानी, हमारे आचार व्यवहार, सभी के साथ संबंध होना चाहिए। लेकिन अगर हम केवल ये माने कि हिंदी को आगे बढ़ने के लिए उसको रोजगार की भाषा बनना अनिवार्य है, तो ये कुछ उसी प्रकार का तर्क हुआ कि जब तक हमारे माँ बाप कमाऊ नहीं होंगे, हमारा अपने माँ बाप के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं होगा। ये भाषा के प्रति और संस्कृति के प्रति जो सम्मान का भाव होता है, ये हमारा अंतर्भूत भाव होना चाहिए। इसलिए ये रोजगार की भाषा देर सवेर बने ना बने, उसका एक अलग प्रश्न है, उसकी एक अलग कहानी है, उसका एक अलग संघर्ष है। लेकिन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति हमारे मन में एक अंतर्भूत और अकारण प्रेम और समर्पण का भाव हो, ये बहुत आवश्यक है। कठिन और सरल हिंदी लिखने की बात है, ठीक है, भाषा प्रांजल होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। अब जैसे एक आपको उदाहरण दें, RACPC बैंकों में एक सेल होती है। अगर आपको बैंक से कभी लोन लेना हो, तो आपकी लोन के डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग के लिए वहां पर एक सेल होती है, RACPC उसको बोलते हैं। रिटेल एसेट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल, उसको हिंदी में कहते हैं फुटकर आस्तियां केंद्रीय प्रक्रिया प्रकोष्ठ। अब आप समझते रहिए,
तो इस प्रकार की भी वाहियात किस्म की हिंदी या इस तरीके के ट्रांसलेशन नहीं होने चाहिए। और जो संज्ञा मूलक शब्द हैं जो आज की सभ्यता में बहुत सारे आ रहे हैं तकनीक की वजह से, उन संज्ञा मूलक शब्दों को तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग उसी रूप में हम स्वीकार कर लें, क्योंकि अगर आप उनका हिंदी तर्जुमा करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। अब ब्लूटूथ को आप क्या कहेंगे? नीला दांत कहेंगे आप, है ना? या हॉट डॉग को आप क्या कहेंगे? गरम कुत्ता कहेंगे। तो ये जो संज्ञा मूलक शब्द हैं, इन संज्ञा मूलक शब्दों को तो आपको वैसे लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल ऐसे बहुत सारे हिंदी और हिंदी भाषी शब्दों को भी सम्मिलित किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमारी आवश्यकता कि हम उनके शब्दों को लें, हमारे शब्द भी यदि प्रचलित होते हैं और वो सार्थक होते हैं तो दूसरी डिक्शनरियों में भी उन शब्दों को ग्रहण किया जाता है। तो ये जो बात है ये मुख्य है। और आखिरी बात यह है कि भारत की पूरी जो ज्ञान परंपरा है वो संस्कृत निष्ठ ज्ञान परंपरा है। आप हिंदी की वकालत करते समय कभी इस बात को मत भूलिए कि जो भारत की ज्ञानात्मक आत्मा है वो संस्कृत में निवास करती है। आप देखिए जैसे जैसे संस्कृत के प्रति हमारा मोह भंग हुआ, वैसे वैसे हमारा न केवल अपनी पूरी विचार दृष्टि और जीवन दृष्टि के प्रति, बल्कि हमारी अपनी भाषाई दृष्टि भी जो है वो भंग होती है या कमजोर होती है। इसलिए संस्कृत के प्रति जो आग्रह की बात संविधान में कही गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत वस्तुतः हमारे जीवन के केंद्र में, संस्कृत और संस्कृत के साहित्य के प्रति यदि हमारे मन में आग्रह नहीं है तो फिर भाषा के प्रति बहुत समय तक आग्रह टिकता नहीं है। और विशेष रूप से जो हिंदी साहित्य के जानने वाले लोग हैं, लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि आधुनिक हिंदी के नाम पर, प्रगतिवादी हिंदी के नाम पर, प्रगतिशील कविता के नाम पर भारतवर्ष की जो प्राचीन आध्यात्मिक गौरवशाली संस्कृति है उसको जिस तरीके से प्रश्नांकित किया गया और प्रश्नों के घेरे में खड़ा किया गया, उससे भी इस भाषा के प्रति और इस भाषा में जो अनुदित शास्त्र है उसके प्रति जो जनमानस का आकर्षण है, वो जनमानस का आकर्षण कमजोर होता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि अभी भी जो भारत का जनमानस है, उस जनमानस में अपनी जो शास्त्रीय और गौरवशाली आध्यात्मिक परंपरा है उसके प्रति आग्रह और विश्वास विद्यमान है। यदि आप किसी भी आकर्षण के कारण अपनी तथाकथित हिंदी कहे जाने वाली भाषा में यदि आप उस परंपरा को अगर आप कमजोर करते हैं, तो हिंदी के प्रति भी सामान्यतः जो हमारे आम जनता है या जो हमारे नौजवान है उनका आग्रह कमजोर होगा। इसलिए हिंदी का प्रश्न जो है उसको संवैधानिक दृष्टि से भी समझने की आवश्यकता है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी उसको समझने की आवश्यकता है, और उसके सामने सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, उन सांस्कृतिक चुनौतियों को भी हमको समझने की आवश्यकता है। आप लोगों ने इस अवसर पर इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।